अगर तो कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर प्योर रोल कर रही है ना, और ऊपर से नीचे आ रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, उसका किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए, जिसको भी आप छोड़ो, आप समझो डिस्क को छोड़ रहे हो या सॉलिड स्फीयर को छोड़ रहे हो, उसके लिए थीटा तो कांस्टेंट रहेगा ऊपर से नीचे आने में, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, जिसका सबसे कम उसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे पहले वो पहुंचेगा। ये जो बॉडी है अगर वो टॉपल करती है यानी लुढ़कती है, तो उसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। एक तो फोर्स, ऑब्वियस सी बात है, दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस रफ्तार सीरीज के एक और अमेजिंग से लेक्चर में, जो कि अपने पास रोटेशन मोशन का आखिरी लेक्चर नंबर 10। इसका मतलब हम लोगों ने इससे पहले 9 लेक्चर कर लिया है, यानी कि 90% रोटेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। आज जो बचा कुछ है वो 10% कंप्लीट करके हम लोग रोटेशन मोशन का दहन करने, ठीक है। तो देखो बेटा, इससे पहले अपने को पता है कि हम लोगों ने रोटेशन मोशन 90% कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फिर मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, ये सारी चीजें बात कर ली हैं हम लोग, सब कुछ बात कर चुके हैं। आज हम लोग अपने लेक्चर को, यानी कि लास्ट लेक्चर को अगर देखें तो क्या क्या करना है। आज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वाली चीज तो कंटिन्यू करनी है जो पिछले लेक्चर में स्टार्ट करी थी, यानी कि एंड में जो स्टार्ट करी थी। क्या स्टार्ट किया था? रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। मैंने आपको रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन का बता दिया था कि अगर किसी बॉडी को रेस्ट से छोड़ा जाए और वो नीचे इंक्लाइन प्लेन से नीचे आते हुए अगर वो प्योर रोल कर रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, कितना फ्रिक्शन होगा। आज उसी पर आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, कुछ अच्छी चीजें देखेंगे। फिर आएगा अपने पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोलिंग बॉडी, कि अगर तो कोई बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिख, ठीक है भाई साहब। और लास्ट है अपने पास टॉपलिंग। बेटा ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज तक नीट में सिर्फ एक ही सवाल आया है, लेकिन आया है इसलिए कराना पड़ेगा, क्या पता आ जाए, ठीक है ना। तो भले ही एक सवाल आया है, आपने करके जाना है, बहुत आसान है, ठीक है ना, आपको मजा भी आएगा इसको करके, ठीक है। तो भाई साहब, अगर हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें, तो आपके सामने एक इंक्लाइन प्लेन बना हुआ, उसके ऊपर एक बॉडी को मैंने रेस्ट से छोड़ा है, रेस्ट से छोड़ा है। ये बॉडी कुछ भी हो सकती है, डिस्क, रिंग, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कुछ भी, जो मर्जी चाहो मान लो, ठीक है। तो यानी कि इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं I बराबर mk स्क्वायर, जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, okay? अगर ये बॉडी कुछ भी हो सकती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख लूंगा, mk स्क्वायर, कोई भी जनरल बॉडी है। इस बॉडी को अगर मैंने ऊपर से छोड़ा, रेस्ट से छोड़ा, और ये प्योर रोल करते हुए नीचे आ रही है, प्योर रोल करते हुए नीचे आ रही है, समझो नीचे आ रही है ये बॉडी प्योर रोल करते हुए, ठीक है। और जब ये नीचे पहुंची तो इसके पास कुछ वेलोसिटी v है और एंगुलर स्पीड ओमेगा है। अब मैंने बोल रखा है कि जो बॉडी है वो अपनी क्या कर रही है, प्योर रोल कर रही है। बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोल कर रही है। अगर बॉडी प्योर रोल कर रही है तो जब वो बॉटम पे पहुंचेगी तो v बराबर मैं ओमेगा लिख सकता हूं। इतनी चीज क्लियर है? ये सर बिल्कुल। तो अगर आप टॉप से लेकर बॉटम तक मोशन देखोगे बॉडी का, टॉप से लेकर बॉटम तक मोशन देखोगे बॉडी का, तो आप क्या चीज पाओगे कि ये जो बॉडी है अपनी, ये जो बॉडी है अपनी, यहां से लेकर यहां तक जब आई है, तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही थी। सर इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा था, mg लग रहा था, और क्या लग रहा होगा, लग रहा होगा, किया था ना, किया था। हम लोगों ने निकाला भी था कि भाई साहब अगर तो कोई बॉडी क्या कर रही है, टॉप से छोड़ा गया है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कुछ a होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ अल्फा होगी, और उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था सर, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। ये बात कर चुके थे पिछले लेक्चर के एंड में, ये बातें कर चुके हैं। क्या आई थी एक्सेलरेशन? सर एक्सेलरेशन आई थी g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ठीक है। ये आई थी अपने पास एक्सेलरेशन। अल्फा क्या आया था सर? अल्फा कुछ नहीं होता, प्योर रोल कर रहा है तो अल्फा बराबर a बाय r।
फ्रिक्शन भी याद करवाया था, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी सर, mg साइन थीटा मल्टीप्लाई में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बहुत आसान है। अपने को ये तीन चीजें तो पता होनी ही होनी चाहिए कि अगर तो कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर प्योर रोल कर रही है, ठीक है ना, और ऊपर से नीचे आ रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, उसका पर जो फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन वो क्या होगा। इतनी चीज क्लियर है। तो ये तीन चीजें आपको मस्ट आनी ही आनी चाहिए। अब सर और क्या पता होना चाहिए, और देखो अपनी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, अपनी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, तो जो बीच में कहीं यहां पर है, हमको पता है कि सर फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब समझना बच्चा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैं आपसे पूछूं यहां से लेकर यहां तक, यानी टॉप से लेकर बॉटम तक क्या कोई वर्कडन होगा या नहीं। सबसे पहला सवाल, भैया फ्रिक्शन कैसी क्वांटिटी है या फ्रिक्शन कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव। सर जी नॉन कंजर्वेटिव। तो आपको बताना है कि इस फ्रिक्शन का ऊपर से लेकर नीचे तक क्या कोई वर्क डन है, आपको बताना है। अब सबसे पहले ये बताओ, जो फ्रिक्शन लग रहा है ये बॉडी के तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है, बॉडी के बॉटम मोस्ट, अरे भाई बॉडी का बॉटम मोस्ट पॉइंट ही तो वेज के साथ कांटेक्ट में है। तो फ्रिक्शन लग कहां पर रहा है, बॉडी के बॉटम मोस्ट पॉइंट पर लग रहा है, बॉडी के बॉटम मोस्ट पॉइंट पर लग रहा है, वहां पे लग रहा है फ्रिक्शन। ये चीज क्लियर है कि नहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ऊपर से लेकर नीचे आने तक क्या बॉडी पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका कोई वर्क है, ये सवाल है। 2 मिनट दिमाग लगाओ और सोचो, 2 मिनट दिमाग लगाओ और सोचो कि क्या होगा कोई वर्क। देखो बेटा, सबसे पहले वर्क क्या होता है सर, वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेस, ठीक है ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसकी, किसकी डिस्प्लेसमेंट, यहां पर फोर्स लग रही है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अपने पास जो फोर्स लग रही है वो कहां पर लग रही है, बॉडी के बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, बॉडी के बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, ऐसे ही है, ये अपने पास समझो बॉडी है, ये ऊपर से नीचे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, जैसे प्योर रोल करती हुई आ रही है, ऐसे आ रही है ना लाइन प्लेन पर। अब एक चीज बताना, ये है बॉटम मोस्ट पॉइंट बॉडी का, इसके ऊपर फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, ऐसे तो लग रहा है, बॉडी ऐसे आ रही है ना, ऐसे लाइन प्लेन पर नीचे आ रही है प्योर रोल करते हुए, तो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, कहां पे लग रहा है, बॉडी के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है, एकदम नीचे, एक खचाक से नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर लग रहा है फ्रिक्शन। अब एक चीज बताना, ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है अगर इसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी तो मैं क्या कर दूंगा, फ्रिक्शन डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही तो वर्क हो जाएगा। अगर तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फ्रिक्शन का। तो देखते हैं कि इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी। देखना, हमको पता है कि सर अगर कोई भी बॉडी प्योर रोल करती है, हमको पता है कि अगर कोई भी बॉडी प्योर रोल सर करती है तो सर ये है v, ओमेगा से घूम रही है, रेडियस है r, तो जो बॉडी का बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, ठीक है ना, जो कि फिक्स सरफेस के, ये फिक्स सरफेस यहां पे समझो क्या है, ग्राउंड है, ठीक है, जो बॉडी का बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसके पास जो वेलोसिटी होगी, एक तो ट्रांसलेशन की वजह से v और रोटेशन की वजह से ओमेगा r पीछे की तरफ। तो बॉडी के बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास वेलोसिटी क्या है, इधर पॉजिटिव मान लो इधर नेगेटिव, तो है v माइनस ओमेगा r। और अगर प्योर रोल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, यानी कि जीरो, यानी v बराबर क्या हो गया, ओमेगा। v अगर ओमेगा r के बराबर, यानी ये और ये कैंसल आउट हो गए, यानी कि अपने पास बॉडी का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। इसका मतलब बॉडी का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे आता है। बेटा जिंदगी भर रेस्ट पे नहीं पड़ा रहेगा, अभी ये वाला पॉइंट है, बॉडी ऐसे करके आगे चल रही है तो ये वाला पॉइंट है, अभी अगर रेस्ट पर है तो इस इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे। अब जैसे ही बॉडी आगे बढ़ेगी तो ये वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा, फिर कोई दूसरा पॉइंट नीचे आ जाएगा, वो रेस्ट पे आ जाएगा, फिर बॉडी आगे बढ़ेगी, फिर और कोई पॉइंट नीचे आ जाएगा, वो उस इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके पार्टिकल नीचे आते रहते हैं और पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए रेस्ट पर आ जाते हैं।
यानी कि जो बॉडी का बॉटम मोस्ट पॉइंट है, बॉडी का बॉटम मोस्ट पॉइंट है, वो किस पर है? रेस्ट पर है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। इंस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? डीटी, बहुत छोटा टाइम। इंस्टेंट को क्या बोलते हैं? डीटी, बहुत छोटा टाइम। तो उस बहुत छोटे टाइम डीटी के लिए, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, ये जो पार्टिकल है, बॉडी का जो बॉटम मोस्ट पार्टिकल है, वो किस पे है? रेस्ट पे। बॉडी का जो बॉटम मोस्ट पार्टिकल है वो किस पे है? रेस्ट पे है। तो एक चीज बताओ, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, यानी उस पर्टिकुलर टाइम डीटी में, क्या बॉडी के बॉटम मोस्ट पार्टिकल की कोई डिस्प्लेसमेंट होगी? क्या बोल रहे हो? अगर अपने पास कोई पार्टिकल है, उसके पास वेलोसिटी कुछ v है, तो dt टाइम में ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेस करेगा? सर डिस्प्लेसमेंट होती है v इंटू डी टी। अब एक चीज बताओ, बॉडी का जो बॉटम मोस्ट पार्टिकल है, बॉटम मोस्ट पार्टिकल है, उसके पास कोई वेलोसिटी है? उसके पास कोई वेलोसिटी है? नहीं है सर, उस इंस्टेंट पे उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं। तो इसका मतलब dt टाइम में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो dt टाइम में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उस dt टाइम में जीरो है, उस बॉटम मोस्ट पार्टिकल की। अगर उस बॉटम मोस्ट पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो भाई साहब वर्क कैसे करेगा फ्रिक्शन? फ्रिक्शन लगा तो बॉटम मोस्ट पार्टिकल पर, लेकिन उस बॉटम मोस्ट पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या है? dt टाइम में उस इंस्टेंट पर क्या है? जीरो है। इसीलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो गया? समझ लग रही बात? तो यहां पर भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो, यहां पर भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो, यहां पर भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन। देखने में लगता बच्चों की बॉडी से खिसक के तो सर नीचे आ गई है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा, तो वर्क डन आना चाहिए। बेटा आपने किसका देखना है डिस्प्लेसमेंट? पूरी होल बॉडी का थोड़ी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। आपने अगर वर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी नहीं होता, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाई है उसकी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो फोर्स कहां पर लग रही है सर? बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। और बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, वो क्या है? जीरो। क्यों? कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है बॉटम मोस्ट पार्टिकल की, वो क्या है? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एक तरह से जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां पर पूछूं आपसे, यहां पर पूछूं, ये पार्टिकल यहां पर है, बॉटम मोस्ट पार्टिकल यहां पर, तो dt टाइम में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी सर? जीरो। उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो है बॉटम मोस्ट पार्टिकल की, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, फिर कोई और बॉटम मोस्ट पार्टिकल नीचे आ जाएगा, तो उसकी भी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन भी जीरो। तो ऐसे करते करते अगर आप सारे पूरे मोशन के दौरान देखोगे तो फ्रिक्शन का कोई वर्क ही नहीं आएगा। ठीक है ना? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा अपने पास? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो। इस केस में क्या है अपने पास? क्या बेटा हर केस में वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होता है? नहीं। इस केस में क्या है? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सर इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का काम क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि यहां पे फ्रिक्शन तो सर स्टैटिक लग रहा है, लेकिन इसको कोई वर्क नहीं हुआ, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई वर्क नहीं कर रही। तो खुद सोचो, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई वर्क नहीं करती है और सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हो, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगा सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है भाई साहब। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बॉडी को मैंने रेस्ट से छोड़ा, ठीक है, और वो ऐसे प्योर रोल करते हुए अगर नीचे तक आ गई, तो बताओ, तो बताओ इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी जब वो बॉटम पे पहुंच जाएगी? कैसे निकाल सकते हो? अभी समझ आया कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? जीरो है। तो इसका मतलब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। कर दो भाई साहब, कर दो। देखो कैसे करेंगे सर, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करेंगे? देखना, समझना मेरी बात को। अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझोगे, तो
अपने को समझ आएगा, वो हटा देते पहले। अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगा क्या, वही चीज है, वही फिगर है। बॉडी को मैंने रेस्ट से छोड़ा, पूछा जा रहा है कि जब वो बॉटम पे पहुंचेगी तो क्या होगी उसकी वेलोसिटी। अगर आपने वेलोसिटी फाइंड कर ली तो एंगुलर वेलोसिटी तो फाइंड कर ही सकते हो, क्योंकि बॉडी तो क्या कर रही है, प्योर रोल कर रही है। तो बॉटम पे क्या होगा, v बराबर ओमेगा आर तो होगा ही होगा। ये चीज क्लियर है कि नहीं, रोल तो कर ही रही है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। तो देखो इस टाइप के जो भी सवाल होते हैं उसमें हम लोग लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ कौन सी एनर्जी, मेरी एनर्जी, तेरी एनर्जी की मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन लगाते हैं भाई साहब, भूलना नहीं। क्यों, क्योंकि जो फ्रिक्शन था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स थी, उसका वर्क डन तो क्या हो गया, लगा दो। क्या होती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल। ये तो करना है, कर देंगे सर। क्या है इसमें, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट से छोड़ा था तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। रेस्ट से छोड़ा था तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सर h हाइट पर है, बॉटम को अगर मैं रेफरेंस लाइन ले रहा हूं, इसी को रेफरेंस लाइन ले रहा हूं, रेफरेंस लाइन, तो कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh, खत्म। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। बाद में कहां पे आ गया सर, बॉटम पे आ गया। रफ्तार कुछ v है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो भाई इसके पास ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी है, और घूम किससे रहा है, ओमेगा से। तो भाई साहब अगर कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, ट्रांसलेशन भी लिखते हैं, रोटेशन भी लिखते हैं। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सर हाफ मास इनटू सेंटर ऑफ मास की स्पीड का स्क्वायर। कितना सेंटर ऑफ मास की स्पीड, p प्लस हाफ इनटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये आ गई अपने पास क्या, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशन काइनेटिक। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगी, ट्रांसलेशन भी आएगी, और अब क्या बचा सर, पोटेंशियल एनर्जी बची। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या ले रखी है, 0। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अब लगा दो भाई साहब, क्या है, mgh इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर प्लस हाफ। आई को क्या लिख सकता हूं सर, कोई भी जनरल बॉडी लिए तो m के स्क्वायर लिख सकता हूं। अब प्योर रोल कर रही है, अपने को तो v फाइंड करना है, ओमेगा तो फाइंड करना नहीं, v फाइंड करना है। तो आप ओमेगा को किस में रख दो, v के टर्म्स में। अब v बराबर ओमेगा आर है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाय आर, ठीक है। ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाय आर, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखो भैया फिर से k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बन गया। बेटा ये k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पीछा नहीं छोड़ने वाला, बहुत मजेदार चीज है। तो m m m उड़ गया, ठीक है। तो देखो gh इधर आ गया, 2 को इधर ले जाओ तो 2gh, इधर आ गया अपने पास v स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो v कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। समझ लग रही है बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एकदम घोंट लो, एकदम घोंट लो इसको कतई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, p बराबर अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर v आ गया तो ओमेगा निकाल ही लोगे ना, इसमें क्या है, ओमेगा तो निकाल ही लोगे आप। ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाय आर, v आ गया उसको r से डिवाइड कर देना, ओमेगा आ जाएगा। तो बेटा अपने को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन से छोड़ी गई है और वो प्योर रोल करते हुए नीचे आ रही, तो उसकी एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए सर, सबसे पहली चीज। उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए सर, उसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो पता होना चाहिए सर। और अगर वो बॉटम पे पहुंचती है तो उसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी है वो भी पता होनी चाहिए। और हम लोग
कैसे निकाली हम लोगों ने? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किया। क्यों मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर पाए? क्योंकि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है भाई साहब, इतनी चीज क्लियर है? चलो तो भैया अगर आप लोगों को इतनी चीज क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। एक चीज और देखो, अगर तो आपसे पूछ लिया जाए कि सर टाइम कितना लगेगा, सर टाइम कितना लगेगा, हम लोगों ने क्या निकाल लिया? एक्सेलरेशन निकाल ली, अल्फा निकाल लिया, फ्रिक्शन निकाल लिया, यह भी निकाल लिया कि जब वो बॉटम पे पहुंचेगा तो कितनी स्पीड से पहुंचेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सर समय शून्य पे अगर बॉडी को छोड़े रेस्ट से तो बॉटम पे कितने टाइम में पहुंचेगी, अगर आपसे पूछे तो देखो बेटा कुछ नहीं, समझो आपको इंक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है? तो ये जो लेंथ दे रखी है बॉडी इसी के ऊपर तो आ रही है। इंक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? एस दे रखी है। कितनी दे रखी है? एस। इंक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ दे रखी है, बॉडी यहां से छोड़ी यहीं से ऐसे प्योर रोल करती हुई आ रही है। क्या कर रही है? प्योर रोल कर रही है। ठीक है, तो आपको इंक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ दे रखी है वो क्या दे रखी है? एस दे रखी है। अब हो सकता है आपको वो इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ दे दे, ठीक है, हो सकता है वो आपको हाइट दे दे, कुछ एक चीज देगा वो, कुछ एक चीज देगा, क्या पता कभी कभी दोनों ही दे दे। तो आपको जो मर्जी चीज दे दे आपको निकालना आना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हाइट निकालनी है, आपको ये दे रखी है, लेंथ दे रखी है, तो हाइट कैसे निकालोगे? सर बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे सर आसान है? देखो एस है ये, एस का ये एस कॉस थीटा, ये एस साइन थीटा, एस के दो कंपोनेंट करोगे, एस कॉस थीटा, एस साइन थीटा। तो भाई साहब एस साइन थीटा ही तो हाइट है। अगर आप देखो, अगर आप देखो एस साइन थीटा बराबर क्या है? एच। एस के दो कंपोनेंट कर दो, एस कॉस थीटा, एस साइन थीटा। ठीक है, तो एस साइन थीटा बराबर एच, तो अपने पास एस कितना हो जाएगा? एस कितना हो जाएगा अपने पास? एस हो जाएगा अपने पास एच बटा साइन थीटा। तो बेटा अगर कभी आपको सवाल में, अगर कभी आपको सवाल में हाइट दे दी जाए और आपसे ये लेंथ पूछे तो आप ऐसे निकाल सकते हो। क्या बड़ी बात है क्या कोई? कभी आपको लेंथ दे दी जाए और हाइट निकालनी हो तो एस साइन थीटा कर देना। तो छोटी छोटी चीजें खुद करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा क्या गया था? सर टाइम कितना लगेगा? t बराबर 0 पे छोड़ा, जब बॉटम पे पहुंचा तो कितना टाइम लग रहा है? सर हमको इतना तो पता है कि जब बॉडी को आपने छोड़ा तो बॉडी एक्सेलरेट है, और उसकी एक्सेलरेशन क्या है? सर ये भी पता है, एक्सेलरेशन है बॉडी की g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए, जिसको भी आप छोड़ो, आप समझो डिस्क को छोड़ रहे हो या सॉलिड स्फीयर को छोड़ रहे हो, उसके लिए थीटा तो कांस्टेंट रहेगा ऊपर से नीचे आने में। अरे बॉडी का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी तो कांस्टेंट है, फिक्स है, किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी का फिक्स है। यानी कि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आप क्या लगा सकते हो टाइम निकालने के लिए? एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो बॉडी को आपने छोड़ा यहां से, बॉडी यहां पर आई कितने टाइम में? टी टाइम में, तो इसमें लगा दो। तो जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, जो कि यहां पर था, अब यहां पर पहुंच गया, कितना डिस्प्लेस किया? सर यहां से लेकर यहां तक सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस किया कितना? एस डिस्प्लेस किया। भैया यहां से छोड़ा आपने, वो यहां पर पहुंच गया, तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस किया? सर सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस किया एस, यानी कि जो जितनी लेंथ है इंक्लाइंड प्लेन इतना डिस्प्लेस किया, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगी सर? एस हो गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी सेंटर ऑफ मास की? 0 थी, 10 से छोड़ा था, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टी। तो यहां से टाइम कितना निकल जाएगा? टाइम निकल जाएगा 2s बाई ए। अब जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर इतना ही बहुत है, इतना आपने बता दिया, इसके आगे तो हम खुद ही कर लेंगे। कैसे कर लेंगे खुद से? सर
एस तो सवाल में दे ही रखा होगा, अगर नहीं दिया होगा, अगर एच दिया होगा तो ऐसे ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, और एक्सेलरेशन तो आपने ऑलरेडी रटवा रखी है फॉर्मूले का, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कुछ नहीं सर, आ गया। तो दिस इज द वे वी कैलकुलेट टाइम। इस तरीके से हम लोग टाइम कैलकुलेट। एस सवाल में दे रखा है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं दे रखा तो एच की हेल्प से निकाल लेना। एक्सेलरेशन आपको पता ही है, तब भी मुझे पता है कि तुम्हें थाली में परोसा परोसाया चाहिए, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। टाइम कितना हो जाएगा, अंडर रूट तो कर लो, अंडर रूट करना भूल गया, अंडर रूट 2s बाई ए। ठीक है, अंडर रूट 2s बाई ए। अब मुझे पता है कि कई बच्चे जो देख रहे हैं उन्होंने तुरंत लिखना शुरू कर दिया, सर रूट आएगा रूट आएगा। देख लिया करो, थोड़ी 2 मिनट रुक जाया करो, रह जाता है, आ जाता है याद में। ठीक है, तो t बराबर अंडर रूट 2s बाई ए। एस की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर h के टर्म्स में दिया होता, अगर h के टर्म्स में अपने को आंसर निकालना है, s नहीं दिया सवाल में, हमको हाइट दी है, तो s को क्या लिखता हूं, h बाय साइन थीटा, तो रूट ऑफ 2, s को लिख सकता हूं h बाय साइन थीटा, h बाय साइन थीटा। क्लियर है, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा सर, एक्सेलरेशन को लिखूंगा e साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर। तो देखो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, अब डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख रहा हूं। जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट 2 एच, ठीक है ना, बाय जी साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या था 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वो ऊपर चला जाएगा 1 प्लस। चलो भाई, तो आपके सामने मैंने एच के टर्म्स में भी आंसर निकल, आपको जो चाहिए उसमें से लगाओ, आंसर पाओ, बात खत्म। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके बाद भी अगर आप गलत करे आते हो तो भगवान मालिक है आपका। कई बच्चे तो कहते सर इसी से काम चला लेंगे, क्यों लिखते हो, जब कई लोग हैं चलता काम के लिए। तो क्लियर है, तो आपको सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है, इंक्लाइंड प्लेन पे क्या कैसे हो रहा है। अब एक चीज रह गई सर, ऊपर से नीचे तो बता दिया है, नीचे से ऊपर भी बता दो। कभी कभी तो ऐसा होगा कि बॉडी को नीचे से फेंका, ऊपर जा रही होगी। देखो, अगर बॉडी को नीचे से फेंका और बॉडी क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, तो आपसे पूछा जाए कितनी मैक्सिमम हाइट तक बॉडी जा सकती है, क्या बोला गया है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द डिस्क। यहां पे बॉडी क्या इस बार डिस्क है, कुछ भी हो सकती है, मैंने चलो डिस्क ले लिया, आप सॉलिड सिलेंडर ले लो, आप हॉलो स्फीयर ले लो, सॉलिड स्फीयर ले लो, कुछ भी ले सकते हो। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक बॉडी को मैंने क्या किया, वी नॉट की रफ्तार दी और ओमेगा नॉट से घुमा दी, बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोल कर रही है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी। मान लेते हैं ये जो अपनी बॉडी है, बॉडी, ये जो बॉडी है ये कहां तक पहुंची, कहां तक पहुंची, कितनी हाइट तक सर, एच हाइट तक। अब कैसे बताओगे सर ये एच ही हाइट तक पहुंची, क्योंकि सर जब वो पहुंचेगी अपनी मैक्सिमम हाइट पे तो वो रेस्ट पे आ जाएगी, यानी इसका v भी जो 0 हो जाएगा और ओमेगा भी 0। सर v 0 तो समझ आता, ओमेगा 0 कैसे, बेटा बॉडी प्योर रोल कर रही है, अब v बराबर ओमेगा आर होता है, तो अगर v 0 होगा तो ओमेगा भी 0 होगा। ठीक है, तो एक बॉडी क्या कर रही है, ऊपर जा रही है प्योर रोल करते हुए, तो आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगी, हाइट बतानी है। क्या बतानी है, हाइट, कुछ नहीं सर, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, क्योंकि फ्रिक्शन तो कैसा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, प्योर रोल कर रही है, तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा उसका कोई वर्गडन तो आएगा नहीं, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो जब भी इस टाइप के सवाल हो आराम से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, आंसर पाओ।
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल। ठीक है भाई साहब, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भैया बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है, उसके पास वी नॉट भी है और ओमेगा नॉट भी है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस रोटेशन काइनेटिक एनर्जी सर हाफ आई। आई क्या है सर? डिस्क है, डिस्क। तो आई क्या हो जाएगा डिस्क का? एम आर स्क्वायर बाई 2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना है? ओमेगा नॉट का। ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी, ये इतनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भाई साहब। प्लस पोटेंशियल एनर्जी सर बॉटम पर ही है तो 0 बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी सर टॉप पर आके तो रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पर आ गया तो 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सर कितनी हाइट पे चला गया? h हाइट पे चला गया, तो mgh। लो भाई निकालो आंसर कितना आएगा, देखो m m m कट गया। अब देखो अपने को जो आंसर मिलेगा ना h का, वो एक ही चीज के रूप में मिलेगा, या तो v नॉट के टर्म्स में मिलेगा या ओमेगा नॉट के टर्म्स में मिलेगा। ठीक है, हम लोग आंसर v नॉट के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो अगर v नॉट के टर्म्स में करना तो ओमेगा नॉट को v नॉट के टर्म्स में लिख सकते हो, क्योंकि अपने को पता प्योर रोल कर रही है, तो v नॉट बराबर ओमेगा नॉट इंटू आर होगा। तो ओमेगा नॉट को क्या लिख सकता हूँ? v नॉट बाय आर। इतनी चीज क्लियर है, प्योर रोल कर रही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? v नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस आर नॉट का स्क्वायर बाय 4, ओमेगा नॉट का स्क्वायर है तो ओमेगा नॉट को क्या लिख सकता हूँ? v नॉट बाय आर इंटू वी नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू एच। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो वी नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस वी नॉट स्क्वायर बाय 4, ये कितना बन जाएगा अपने पास? 3 वी नॉट स्क्वायर बाय जी से डिवाइड कर देंगे एच। दिस इज द आंसर। बढ़िया मस्त एकदम। इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व। अगर आपसे पूछा होता आंसर ओमेगा नॉट के टर्म्स में, तो आप वी नॉट को क्या रख दो? ओमेगा नॉट आर रख दो, तो आपका ओमेगा नॉट सर। इस तरीके से हम लोग करते हैं सवालों को। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आ रहा है समझ तो समझने की कोशिश करिए भाई। कुछ टफ नहीं है यार, सिंपल सा चीजें लगा रहा हूं। ऐसे गजब का हुआ बना रखा होता है रोटेशन मोशन, क्या है यार? आधी चीजें तो आपको इसमें याद ही करनी है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वाली। जिस फॉर्मूले में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ रहा है वो तो आपको याद ही करना है। थोड़ी बहुत जगह आपको मेहनत करनी पड़ती है, ये फॉर्मूले तो लगाना पड़ता है, वो भी नहीं हो रहा तो भाई कोई इलाज ही नहीं है। चलो अब देखो एक बढ़िया क्वेश्चन क्या आता है सर। बढ़िया क्वेश्चन आता है अपने पास, बढ़िया है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है सर? क्वेश्चन ये है, खूब जगह आपने देखा होगा बुक्स में, एससी वर्मा भी है ना, और डीसी पांडे में, बहुत बढ़िया बढ़िया बुक्स में। आपने भी क्या पता पहले देख रखा हो, कर रखा हो, सुन रखा हो। क्वेश्चन क्या है कि अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, मैंने थोड़ी सी 3D फिगर देने को दी है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, उसके ऊपर मैंने कितनी बॉडी रख के छोड़ी है? 4 बॉडी। एक रिंग है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, 4 बॉडी। सबका मास और रेडियस क्या है? सेम है, और सबको छोड़ दिया है रख के, और सब क्या कर रही है? नीचे आते वक्त प्योर रोल कर रही है। आपसे पूछा जा रहा है विच बॉडी विल रीच द बॉटम फर्स्ट, कौन सी वाली सबसे पहले पहुंचेगी, कौन सी वाली सबसे पहले पहुंचेगी। अब एक चीज बताओ, कोई भी बॉडी अगर नीचे आ रही होगी तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सबको आपने रेस्ट से छोड़ा है, किससे छोड़ा है? रेस्ट से छोड़ा है। तो सबसे पहले कौन सी वाली पहुंचेगी? ये एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी भैया, ऑब्वियस ही बात है। अगर आप रेस्ट से स्टार्ट किए हो, जितना ज्यादा एक्सेलरेट करोगे उतनी तेज तो चलोगे, उतनी जल्दी पहुंचोगे। तो जिसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा वही सबसे पहले पहुंचेगा। तो एक्सेलरेशन सर सबके लिए जी और साइन थीटा तो सबका क्या है? सेम है, चारों बॉडीज का एंगल तो सबके लिए क्या है? सेम है। तो डिपेंड करेगा किस पे? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जिसका सबसे कम, उसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे पहले वो पहुंचेगा। तो बताओ रिंग, हॉलो स्फीयर, डिस्क, सॉलिड स्फीयर में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम किसका होता है? सर सॉलिड स्फीयर का 2/5, तो उसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा। ठीक है ना भाई?
तो एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा, ठीक है। और सबसे कम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मैंने आपसे पूछा ना सबसे कम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसका होता है? सॉलिड स्फीयर का, तो उसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसका होता है सर? रिंग का होता है। कितना होता है? 1। तो उसकी एक्सेलरेशन सबसे, यानी कि सबसे आखिरी में पहुंचेगी। चीज क्लियर है कि नहीं? बाकी बीच में कौन कौन आएगा सर? डिस्क आएगी और हॉलो स्फीयर आएगी। कैसे? सॉलिड स्फीयर के बाद अगर पूछूं कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर के बाद किसकी एक्सेलरेशन आएगी? सबसे ज्यादा सॉलिड स्फीयर की आएगी। उसके बाद किसकी एक्सेलरेशन आएगी सर? उसके बाद आएगी अपने पास डिस्क की। उसके बाद किसकी आएगी? डिस्क की। उसके बाद किसकी आएगी? हॉलो स्फीयर की। और सबसे कम किसकी आएगी? रिंग की आएगी। समझ लग रही बात? कैसे किया सर? कुछ नहीं किया, मैंने बस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर देखा। सबसे ज्यादा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसका होता है? सॉलिड स्फीयर का, रिंग का। सबसे ज्यादा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसका होता है? रिंग का, ठीक है ना, 1 होता है। तो इसीलिए उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? सबसे कम होगी। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप क्या देख रहे हो? एक्सेलरेशन देख। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा किसका होता है? रिंग का होता है, 1 होता है। तो उसकी एक्सेलरेशन सबसे कम होगी, सबसे कम। सबसे कम किसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है सर? सॉलिड स्फीयर का। तो इसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा। तो कर लोगे, सबसे कम सबसे ज्यादा तो लिख ली। अब बीच का देख लेते हैं। अब सर रिंग के बाद के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसका होता है सर? उसके बाद होता है हॉलो स्फीयर का, 2/3। तो उससे ज्यादा एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद डिस्क, 1/2। और सबसे कम किसका होता है? सॉलिड स्फीयर का, ज्यादा एक्सेलरेशन, ठीक है ना। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डिस्क की जगह वो आपको सॉलिड सिलेंडर भी दे सकता है। तो जो डिस्क का है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वही सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है। ये चीजें देख लेना आप, गलत मत करके आना। कि अगर बड़ी तसल्ली से पढ़ाई जा रही है, गलत करके आ जाओगे तो फिर सब बेकार हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर देखना है। जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम, वो सबसे पहले पहुंचेगा, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी। सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका? और कलर में लिख देते हैं। किस कलर में लिखे? सॉलिड स्फीयर। आंसर क्या होगा? सॉलिड स्फीयर। सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर। उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम है, एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा। तो अगर मैं टाइम के हिसाब से लिखूं सर, सबसे पहले कौन पहुंच रहा है? सॉलिड स्फीयर। तो सर इसका मतलब उसको सबसे कम टाइम लगा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो टाइम ऑफ सॉलिड स्फीयर सबसे कम होगा। फिर उसके बाद किसको लगेगा? डिस्क को। फिर उसके बाद किसको लगेगा? हॉलो स्फीयर को। और सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा? रिंग को लगेगा। एंड में पहुंच रही है। फिर और किसकी बात की जाए? जब बॉटम पे पहुंच तो जाएंगे, बॉटम पे चारों पहुंचेंगे, अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे। बॉटम पे सारे अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे। मैं आपसे पूछूं जो बॉटम पे पहुंच रहे हैं जब सब, तो वेलोसिटी का कंपैरिजन करो। किसकी वेलोसिटी का सर? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का। किसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी? तो सर ये तो फील से ही आ रहा है, सबको आपने एक साथ रेस्ट पे छोड़ा था। जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी उसी की तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा है सबसे? सर सॉलिड स्फीयर की। तो ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? सॉलिड स्फीयर की, जब वो बॉटम पे पहुंचेगा। तो मान लो बॉटम पे कोई भी पहुंच रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? सॉलिड स्फीयर की होगी। उसके बाद डिस्क की होगी। उसके बाद हॉलो स्फीयर की होगी। और सबसे कम होगी कि एक्सेलरेशन सबसे कम है रिंग की। भैया एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भैया अगर आपकी एक्सेलरेशन ही कम है, ठीक है, अगर आपको रेस्ट से छोड़ा गया, आपकी एक्सेलरेशन ही कम है, तो आपकी वेलोसिटी भी चेंज इतनी थी बढ़ेगी नहीं इतनी जल्दी। आपको नहीं समझ आ रहा है एक्सेलरेशन के पॉइंट से, तो आप ऐसे भी देख सकते हो भाई। कैसे देख सकते हैं सर? अभी आपने बताया था वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, देखो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे
कम, के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सबसे ज्यादा। किसका कम होता सबसे? सॉलिड स्फीयर का वेलोसिटी सेंटर ऑफ। ऐसे भी देख सकते हो अगर आपको ऐसे देखना है, अगर आपको एक्सेलरेशन समझ नहीं आ रहा है तो। ऐसे तेज होगे तो समझ जाओगे, बुड़बक होगे तो। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ये हम लोगों ने देखो इतनी बातें करी। बेटा एक चीज मैं आपसे पूछूं, यहां पर जब भी मैंने 4 बॉडीज को छोड़ा है तो अपने पास जो इंक्लाइंड प्लेन है वो स्मूथ है कि रफ है? रफ है। अभी तो लिखा है फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोल। मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी बॉडी को रेस्ट से छोड़ते हो और अगर वो प्योर रोल करती है इंक्लाइंड प्लेन पर, तो उसके लिए फ्रिक्शन चाहिए ही चाहिए। तो हमारे पास एक्सेलरेशन उस केस में कितनी निकल के आ रही थी सर? एक्सेलरेशन निकल के आ रही थी इतनी। हर बॉडी की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी क्योंकि सबका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अलग है। तो हर बॉडी अलग अलग टाइम पर नीचे पहुंचेगी, अलग अलग वेलोसिटी से पहुंचेगी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपसे एक सवाल पूछूं मेरी तरफ से कि अगर अपने पास इंक्लाइंड प्लेन क्या है? स्मूथ है। अगर इंक्लाइंड प्लेन क्या है? स्मूथ है। और एक बॉडी है कोई भी, अपने पास कोई भी बॉडी मान ले, बना दी मैंने, इसको अगर मैं रेस्ट से छोड़ू तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? कोई भी एम मास की बॉडी है और उसको मैं रेस्ट से छोड़ू, इंक्लाइंड प्लेन क्या है? स्मूथ है अपने पास, तो क्या ये प्योर रोल करेगी? अरे नहीं करेगी, बोला ना। क्या चाहिए होगा? फ्रिक्शन चाहिए होगा। अगर इंक्लाइंड प्लेन पर अगर मैंने किसी बॉडी को रेस्ट से छोड़ा है तो उसको प्योर रोल करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होगा। ठीक है ना? रेस्ट से छोड़ा, कंडीशन भी दे रहा हूं, ठीक है ना? अगर मैंने रेस्ट से छोड़ा है तो उसको प्योर रोल करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होगा। अब फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इसका मतलब बॉडी प्योर रोल नहीं करेगी। इसका मतलब सिंपल स्लाइड करती हुई आएगी, खिसकती हुई, घूमेगी तो है नहीं। घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्रिक्शन। या फ्रिक्शन ऐसे लगता है पीछे की तरफ, उसका टॉर्क आता तभी तो घूमती। अब फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इसका मतलब टॉर्क कुछ आएगा नहीं। टॉर्क नहीं आएगा तो बस ऐसे स्लाइड करती हुई आ जाएगी, ऐसे सी करके। ठीक है ना? घूमेगी है नहीं। तो सर अगर स्लाइड करती हुई आएगी तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? हमको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी ब्लॉक होता था, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे रखते थे, तो कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आता था? जी साइन थीटा से। कितने से आएगी? जी साइन थीटा से तो आएगी। अब एक चीज बताओ, एक्सेलरेशन जो आ रही जी साइन थीटा, ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है सर? थीटा के ऊपर। अगर इसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर मैं 4 बॉडी रख दूं, डिस्क रख दूं, रिंग रख दूं और हॉल स्फीयर रख दूं, सॉलिड स्फीयर रख दूं, इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ है, तो आपसे पूछा जाए अब इस केस में चारों में से सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सर चारों की एक्सेलरेशन क्या है? सेम है। चारों को आपने रेस्ट से छोड़ा है, चारों की एक्सेलरेशन सेम है ना? जी साइन थीटा ही तो होगी। अब इसमें के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की टर्म तो आ ही नहीं रही, प्योर रोल तो कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब चारों की एक्सेलरेशन सेम होगी, तो इसका मतलब चारों की चारों बॉडी सेम टाइम पर बॉटम पे पहुंचेगी। ऑल द बॉडीज will reach the bottom, all the bodies will reach the bottom at time, सेम टाइम पर पहुंचेंगी भाई साहब। ये चीज क्लियर है कि नहीं? सारी की सारी बॉडी सेम टाइम पे पहुंचेगी, सबकी एक्सेलरेशन क्या है? सेम है, सिर्फ स्लाइड कर रही है, घूम तो रही नहीं है ना? इतनी चीज क्लियर है? अरे भाई साहब समझ लग रही है बात? इतनी इंपॉर्टेंट है भाई ये, तो आपने ध्यान देना बेटा। क्या ध्यान देना है? कि कहीं सवाल में स्मूथ तो नहीं लिखा, क्योंकि होता क्या है कि मैंने आपको एक सवाल कराया जिसमें 4 बॉडीज प्योर रोल कर रही थी और सबसे पहले बॉटम पे कौन पहुंचा? सॉलिड स्फीयर पहुंचा। तो आपके दिमाग में एक मेमोरी सी बन जाती है कि सर ने करवाया था सॉलिड स्फीयर आंसर था, तो आपको पूरी सिचुएशन पूरी कंडीशन तो याद नहीं रहती, बस आंसर याद रहता सॉलिड स्फीयर। तो आप क्या करते हो? हर जगह सॉलिड स्फीयर ही पहले पहुंचा देते हो। बेटा देख तो लो कहीं स्मूथ तो नहीं है, क्योंकि अगर स्मूथ होगा तो बॉडी रोल तो करेगी नहीं, प्योर रोल तो करेगी नहीं, सिंपल स्लाइड करती हुई आएगी। जब स्लाइड करेगी तो सबकी एक्सेलरेशन सेम होगी। अगर सबकी एक्सेलरेशन सेम होगी तो सारी की सारी बॉडीज क्या करेंगी? सेम टाइम पर ही पहुंचेंगी। बेटा ये चीज का ध्यान देना, जैसे ये वाला सवाल है बिल्कुल वैसे ही सवाल है। एक सॉलिड स्फीयर है और एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है सेम मास के, और इनको कहां से छोड़ा गया? रेस्ट से, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन।
अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से साइमल्टेनियसली छोड़ा गया है रेस्ट से, तो पूछा जा रहा है कौन सबसे पहले पहुंचेगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी। कितनी होगी, जी साइन थीटा होगी। कि भाई साहब अपने पास क्या है, इंक्लाइन प्लेन क्या है, स्मूथ है। अगर इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, जी साइन थीटा होगी, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, सेम टाइम पर ही पहुंचेंगे। बोथ ऑफ देम विल रीच द बॉटम साइमल्टेनियसली, एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन। जरा डिस्क रोल्स डाउन अ प्लेन ऑफ लेंथ एल। एक डिस्क है, ठीक है, वो कोई एक इंक्लाइन प्लेन में रोल कर रही है, और इस बार इंक्लाइन प्लेन की हाइट नहीं दी हुई, क्या दे रखी, लेंथ दे रखी है। आपने इसको रेस्ट से छोड़ा और वो समझो नीचे आ गई यहां पर, और कितनी लेंथ है सर, लेंथ है एस, कितनी दे रखी, एल दे रखी। आपको इस बार हाइट नहीं दे रखी, क्या दे रखी, एल दे रखी। और रोल कैसे कर रही, विदाउट स्लिपिंग, यानी कि एक डिस्क को आपने छोड़ा, रेस्ट से छोड़ा, और वो प्योर रोल करते हुए नीचे आ रही है। कितनी लेंथ चली सर, एल लेंथ चली। तो आपसे पूछा गया है कि जब वो बॉटम पे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो। वेलोसिटी पूछी, एंगुलर स्पीड नहीं पूछी, वेलोसिटी पूछी। तो हमको तो सर फॉर्मूला पता है, v बराबर अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब सर इसमें तो h गिवन है फॉर्मूले में, तो यहां पे तो लेंथ गिवन है, तो कैसे करेंगे सर, h तो ये होता है, निकाल लेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे h को। सर अगर ये l है तो h कितना हो जाएगा, l cos थीटा ये, l sin थीटा ये। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l sin थीटा। बस कुछ नहीं करना, h की वैल्यू रखनी है, कि h गिवन नहीं था तो हम लोगों ने l से निकाल लिया। ठीक है, तो v कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2g, h की वैल्यू l sin थीटा। और डिस्क है, अगर डिस्क है तो उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, 1/2। तो 1 + 1/, तो 2 + 1 3, 2 पर तो 4 बन जाएगा अपने पास। तो आंसर कितना जाएगा, अंडर रूट 4g l sin थीटा बाय, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ए ऑप्शन, अंडर रूट 4g l sin थीटा बाय 3। तुम लोगों को लग रहा है सर पहले से ऑप्शन आपने मार रखा, बेटा हुआ क्या था, अभी ग्लिच आ गया था एक, ठीक है ना। मैं पढ़ा रहा था, माइक हो गया था ऑफ, है ना। फिर मैंने देखा कि भाई नीचे तो ब्लिंक ही नहीं कर रहा माइक का, तो फिर मैं गया, फिर मैंने देखा कितना, बेटा एक चीज बताऊं ना, मैंने पूरा लेक्चर पढ़ा दिया, पूरा लेक्चर पढ़ा दिया था, और बाद में जब देखा तो आवाज ही थी। देखा कहां से आवाज गई, जहां से आवाज गई वहां से क्या करना पड़ा। बाकी तो मैंने मिटा दिया थे, एक रह गए, ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे भी लगा हुआ है, सब पढ़ा चुका था यार, सब पढ़ा दिया था। तो सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and radius r rolls down an inclined plane of height h। इस बार हाइट दे रखी है, ठीक है, मास m है, रेडियस r है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट रीचेस द बॉटम। इस बार वेलोसिटी नहीं पूछी, क्या पूछी है, एंगुलर वेलोसिटी पूछी। क्या पूछी है, एंगुलर वेलोसिटी। अपने पास एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर यानी कि उसका जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वो वही होगा जो डिस्क का होता है, यानी कि 1/2। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है सॉलिड सिलेंडर, वही लेना है जो डिस्क का होता है 1/2। इसको छोड़ा गया, जब वो बॉटम पे पहुंचा प्योर रोल करते हुए, तो समझो उसकी v है ये, और ओमेगा। अपन से v पूछा गया कि ओमेगा पूछा गया है, सर एंगुलर वेलोसिटी पूछी, तो v निकाल लोगे, प्योर रोल कर रहा है तो v बराबर ओमेगा आर की हेल्प से आप ओमेगा निकाल लोगे। सर v का तो फॉर्मूला पता ही है, हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला है, 2gh डिवाइडेड बाय 1 + k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, h इस बार दे ही रखा है, चीजें आसान कर दी उन्होंने, ठीक है ना, हाइट दे रखी है ऑलरेडी, तो h से तो कोई लेने देना नहीं है, बस क्या पुट करना है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो 2gh 1 + के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। एक के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो 2 + 1 3, 2 पर जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, v, अरे हटो, तो v कितना आ जाएगा,
2 + 1 3 नीचे और ऊपर आ जाएगा 4GH बाय, इसमें से 4 बाहर निकाल लो तो कितना आ जाएगा 2√GH/3 इतना आ जाएगा। अपन से पूछा क्या गया है, अपन से V पूछा गया था क्या? नहीं सर, ओमेगा पूछा गया था। ओमेगा क्या है अपने पास? ओमेगा है V/R, ठीक है, ओमेगा है V/R, यानी कि जो भी अपना V आया उसको R से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा ओमेगा का? R से डिवाइड कर देंगे, यानी 2/R√GH/, दिस इज द आंसर। आंसर कौन सा ऑप्शन? 2/R√GH/3। बेटा ऐसे सवाल आते हैं लल्लू लल्लू, ऐसे लल्लू सवाल आते हैं, बच्चे ऐसे छोड़े आते हैं जाके, और रोटेशन के नाम से हट जाते हैं। रोटेशन क्वेश्चन, हाँ हार्ट अटैक आ गया, हम तीनों होना छोड़ देते हैं। भाई क्या है इसके अंदर? इतना आसान तो क्वेश्चन फ्रिक्शन का भी नहीं आता, फॉर्मूला लगा के तो आंसर निकालना है, तब भी नहीं हो रहा तो भाई भगवान। चलो, a solid center of mass and radius are rolls without slipping down an inclined plane of length L and height h. What is the speed of the center of the mass when the cylinder reaches its bottom? खुद से कर लेना, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। आंसर हाइट के टर्म्स में अभी तो निकाला था। अरे इस वाले सवाल में तो लेंथ भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है, आंसर हाइट के टर्म्स में है। यही तो सवाल है। इस सवाल में हमको क्या निकालना था? ओमेगा निकालना था। इससे पहले V निकाल तो चुके थे, यही तो था V। तो आंसर कितना हो जाएगा? √4GH/3, यही तो हो जाएगा। क्लियर है? इसी टाइप के सवाल आएंगे, कभी सॉलिड स्फीयर लुढ़का देंगे, कभी डिस्क लुढ़का देंगे, कुछ भी लुढ़का देंगे, कर लोगे आराम। अब देखो अपने पास क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोलिंग बॉडी। बड़ा बहुत तसल्ली से पढ़ाया था इसको भी मैंने, दोबारा से पढ़ाना पड़ रहा। देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोलिंग बॉडी क्या कहता है? याद करो, याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं या किसी एक्सिस के। तो अगर अपने पास एक बॉडी है जो कि कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन कर रही है, यानी कि ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, बॉडी चल भी रही है और घूम भी रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? तो सर सबसे पहले ये तो बताओ किस पॉइंट के अबाउट निकालना है? सर इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो अपने को निकालना है एंगुलर मोमेंटम यानी कि L, किसके अबाउट? अबाउट पॉइंट P। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रोलिंग बॉडी अबाउट पॉइंट P पता क्या होगा? ये होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट इसके पॉइंट P के। इस P पॉइंट के अबाउट सबसे पहले किसका लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम? सेंटर ऑफ मास का लिखेंगे। किसका लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास का। प्लस प्लस एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी। अब बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। देखो कोई भी बॉडी जो कि रोल कर रही होती है उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं? पहले सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिख दो P पॉइंट के अबाउट, फिर क्या करो उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखो बॉडी का जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करिए। सर सेंटर ऑफ मास से ये वाली एक्सिस है पास कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर, तो देखो इस एक्सिस के अबाउट लिखोगे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम। अब देखो कैसे करेंगे सर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट P। अब सर सेंटर ऑफ मास तो ये है और हम क्या मानते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी का मास क्या है? कंसंट्रेटेड होता है सेंटर ऑफ मास पे। अगर बॉडी m मास की है तो सेंटर ऑफ मास पे कितना मास होता है? पूरा पूरा मास कंसंट्रेटेड मान। तो खुद सोचो कि अगर अपने पास कोई मास m है, v वेलोसिटी से चल रहा है, अगर अपने को इस पॉइंट O के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना होता तो हम लोग कैसे करते थे? पहले पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते थे। एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाता सर अबाउट पॉइंट O? हो जाता था mr क्रॉस, अरे यही तो होता था, mr क्रॉस v होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? यही होता था। तो सिमिलरली सेंटर ऑफ मास में भी पूरी बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड होगा, तो इस P पॉइंट के अबाउट क्या होगा? सर P पॉइंट के अबाउट क्या होगा? आपने क्या करना है सबसे पहले, आपने क्या करना है सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है। तो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे
ये आर वेक्टर होगा। तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, मास होल होगा भाई, सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी का मास होगा m तो आर वेक्टर क्रॉस सेंटर ऑफ मास की स्पीड। अब देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट पी, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड लिखोगे वो क्या है, v है, m r क्रॉस। समझ आया? प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखना है उस एक्सिस से जो कि सेंटर ऑफ मास से पास है, यानी इस एक्सिस। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू बोल रहे हैं, याद करो जब भी हम लोग विद रिस्पेक्ट टू बोलते हैं यानी कि किसी की रिस्पेक्ट में, और जिसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं। जैसे मैंने बोला आपने काइनेमेटिक्स में किया होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप बी के ऊपर जाके बैठ जाते थे और बी किस पे था, रेस्ट पे आ जाता था, फिर आप ए को देखते थे। वैसे ही क्या कर रहे हो आप इस एक्सिस पर यानी कि किसके विद रिस्पेक्ट में निकाले, विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि इस एक्सिस पे जाकर बैठ गए, यही वाली तो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, इसके ऊपर जाके बैठ गए, तो अब ये रेस्ट पे आ गई। अगर ये रेस्ट पे आ गई तो बॉडी अब चल नहीं रही, अब रेस्ट पर है, ऐसे ही बस घूम रही है, तो आपको सिर्फ बॉडी घूमती हुई दिखाई पड़ेगी। कितने से, ओमेगा की एंगुलर स्पीड से। अब बॉडी चलती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी, सिर्फ घूमती हुई दिखाई पड़ेगी। कितनी की एंगुलर स्पीड से, ओमेगा से। और याद करो मैंने बताया था कि अगर कोई बॉडी ओमेगा की एंगुलर स्पीड से घूमती है तो एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, आई इंटू। अब ये जो वेलोसिटी है ये किसकी वेलोसिटी थी सर, सेंटर ऑफ मास की, तो यहाँ पे वीसीएम कर लो। और ये भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है ये किसके अबाउट निकाला है, उस एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो आईसीएम का। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेना है इस पॉइंट पी के अबाउट, फिर बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेना है इस एक्सिस के अबाउट, दोनों को वेक्टरली ऐड कर देना है, आंसर है। समझ आया? इतनी चीज क्लियर है? ऐसा अब कोई ग्लिच ना हो जाना, प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। चलो अब देखो इसके ऊपर सवाल देखते हैं। जैसे सर सवाल कैसा, ये है अपने पास, मैंने आपको क्या दे दिया कि डिस्क है वो क्या कर रही है, प्योर रोल कर रही है। डिस्क क्या कर रही है, प्योर रोल कर रही है, मैंने आपको दे दिया। डिस्क क्या कर रही है, प्योर रोल कर रही है। कोई भी उसकी वेलोसिटी क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, v, और एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा। एक डिस्क है प्योर रोल कर रही है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा। अपने को p पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है। क्या लिखना, p पॉइंट के अबाउट एंगुलर। तो सर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है m यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी कि m r क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, प्लस आई सी एम ओमेगा, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो मास तो बॉडी का m है, अब हमको इसको सॉल्व करना है यानी कि मैग्नीट्यूड लिखना है और डायरेक्शन के साथ। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो याद करो मैंने आपको करवाया था कि अगर एंगुलर मोमेंटम अपने पास m r क्रॉस v हो तो मैग्नीट्यूड निकालने के 3 तरीके होते थे। कौन कौन से सर, एक तो हो जाता था एम आर वी साइन थीटा, भाई क्रॉस प्रोडक्ट है तो यही होगा एम आर वी साइन थीटा। दूसरा क्या होता था सर, दूसरा होता था अपने पास एम आर परपेंडिकुलर वी, याद करो कराया था भाई, बहुत मजे से करवाया था, एम आर परपेंडिकुलर वी। और तीसरा क्या होता था, एम वी एम आर वी परपेंडिकुलर। ये 3 करवाए थे कि नहीं करवाए थे। अगर तो कोई भी पॉइंट मास v वेलोसिटी से चलता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम आर क्रॉस वी पॉइंट के अबाउट। तो मैंने उसका मैग्नीट्यूड क्या करवाया था, एम आर वी साइन थीटा या एम आर परपेंडिकुलर वी या एम आर वी परपेंडिकुलर। मैंने बोला था आप इसको तो यूज ही मत किया करो, टाइम वेस्ट है, ठीक है, इनमें से कोई यूज किया करो। तो जब भी अपने पास ये वाले सवाल आएंगे ना तो आप कौन सा यूज किया करो, ये वाला। करने को तो आप ये भी कर सकते हो लेकिन ज्यादा बेटर क्या है, एम आर परपेंडिकुलर। सर क्यों, क्यों कि सर सबसे पहले आर वेक्टर ड्रॉ करूं अगर मैं, वैसे जरूरत थी नहीं लेकिन अगर आप करना चाहो तो कर लो। ये आर वेक्टर है पी पॉइंट से, तो पी पॉइंट से अगर आप पोजीशन वेक्टर देखोगे ये है अपने पास आर वेक्टर। तो हमारे पास तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं एम आर परपेंडिकुलर वी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, आर परपेंडिकुलर क्या होता था,
पोजीशन वेक्टर का वाला कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। सर वेलोसिटी तो ऐसे है, पोजीशन वेक्टर ही है, तो पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। सर एक तो पोजीशन वेक्टर का ये कंपोनेंट होगा, ये वाला, ठीक है? और एक ये वाला होगा। अरे इसके दो ही कंपोनेंट होंगे ना इसके, एक ये होगा एक ये होगा। तो यही वाला कंपोनेंट तो वेलोसिटी के क्या है सर, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसकी जगह मैग्नीट्यूड वाइज एम आर परपेंडिकुलर वी करूं, तो एम तो एम आ गया, आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? सर आर परपेंडिकुलर क्या है यहां पर? सर आर परपेंडिकुलर क्या है यहां पर? आर है। अरे भाई यही तो आर परपेंडिकुलर, यानी कि इस आर का वो वाला कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। एक ये हो गया एक ये हो गया, तो आर का वाला कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो ये है, आर, कैपिटल आर। आर परपेंडिकुलर हो गया आर इंटू, अपने पास क्या हो गया एम, आर परपेंडिकुलर क्या हो गया आर, मैग्नीट्यूड ऐसे आ गया। बेटा एम आर क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड आप इन तीनों में से किसी से भी लिख सकते हो, तो मैंने कौन सा यूज किया, ये वाला एम आर परपेंडिकुलर। आर वेक्टर का वाला कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वो हो गया आर, तो एम आर वी। अब डायरेक्शन देखो, आर ऐसे, अरे डायरेक्शन कैसे, आर क्रॉस वी से देख लो ना, आर ऐसे वी इधर, तो आर क्रॉस वी करोगे तो अंदर जा रही है, प्लस आई ओमेगा। अब क्या है सर, डिस्क है, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सर, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा सर, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एंगुलर स्पीड कितनी है। डायरेक्शन क्या है सर, जो एंगुलर स्पीड की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ, वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। अब देखो सर, इसकी भी डायरेक्शन आर क्रॉस वी करके अंदर आ रहा था, इसकी भी डायरेक्शन ओमेगा अंदर है, तो एंगुलर मोमेंटम अंदर, यानी ये भी अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ। आर क्रॉस वी करोगे, आर क्रॉस वी, ये आर है ये वी है, तो आर क्रॉस वी कर रहे हो अंदर की तरफ। ओमेगा भाई ये वेक्टर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी दोनों की डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। हाँ, अगर ऐसा होता कि आर क्रॉस भी अंदर की तरफ आ रहा और ये बॉडी ऐसे ना घूम के ऐसे घूम रही होती, तो इस वाले टर्म की जो डायरेक्शन होती है वो किधर आती, बाहर की तरफ ऐसे। तो एक प्लस में ले लेते तो दूसरा माइनस में आ जाता है, यहाँ पे माइनस लगा देते, क्योंकि एक अंदर आ रहा है एक बाहर आ रहा है। ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है, समझ लग रही बात बेटा? ठीक है, इस तरीके से क्लियर, यही क्या हो गया अपने पास। अब क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोल कर रही है, तो आप वी के टर्म्स में लिखना चाहो तो वी के टर्म्स में लिख लो। ओमेगा क्या लिख सकते हो, वी क्या है ओमेगा आर, तो ओमेगा क्या लिख सकते हो, वी बाय आर, वी बाय आर लिख दोगे, एम आर वी प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2, ओमेगा क्या लिख सकते हो, वी बाय आर, एक आर से एक आर चला गया, तो एम वी आर प्लस एम वी आर बाई 2 दैट इज 3/2 एम वी आर, दिस इज द आंसर। नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट पॉइंट, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है ना भाई साहब, क्या आंसर आएगा अपने पास फाइनल? कोई दिक्कत, कोई शंका? चलो भाई, ये चीज है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी क्या किया मैंने, तो उम्मीद है आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई। तो अगर मैं आपसे एक होमवर्क में सवाल दूं आपको पहले, ठीक है, पहले तो इस ग्रीन स्क्रीन को हटाते हैं और दिमाग का सही कर रखा, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन हटाएं। हाँ, तो क्या है अपने पास, क्वेश्चन क्या है आपसे होमवर्क के लिए, होमवर्क क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक अपने पास क्या है, एक बॉडी है, कौन सी बॉडी लें सर जी, ले लेते हैं सॉलिड स्फीयर, ले लेते हैं सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर प्योर रोल कर रहा है, बी ओमेगा, रेडियस आर, मास एम, ठीक है ना, मास एम है, बी आर, ठीक है, बी आर ओमेगा, मास एम, रेडियस। तो अपने को एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट सर, जो जमीन पर पॉइंट लाई कर रहा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम।
ये घर से आप करके लाइए, ठीक है, ये घर से करके लेके आना, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। हो सके तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आंसर क्या आएगा। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, एक चीज बताऊं, ये जो चीज मैं करवा रहा हूं ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी लिटिल बिट टफ साइड पे चली जाती है। जो भी करवाया ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। क्यों? क्योंकि अभी तक इससे ऐसे कोई सवाल खास आए नहीं, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट था जो पहले वाला पोर्शन था अपने पास, वो काइनेटिक एनर्जी ऊपर से नीचे आ रहा है, कौन पहले पहुंचे वाला, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यार मैंने बताया ना, एक 650 से 720 वाली ऊपर वाली जनता होती है, वो सब कुछ करके जाती है, तो आप भी यार सब कुछ करके जाओ, छोटा कुछ नहीं है यार, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सब करा रहा हूं तो आप भी अगर समझ आ रहा है तो सब करके जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आ सकता है। वो बात अलग है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मान लो किसी टीचर ने दे दिया यार, एग्जामिनर सेट करते हुए दे दिया। क्वेश्चन क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, मास m का एंड रेडियस r, इज गिवन वेलोसिटी v नॉट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक सॉलिड स्फीयर है, उसको मैंने एक v नॉट वेलोसिटी दे दी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर? इस स्फीयर की वेलोसिटी क्या होगी जब ये प्योर रोल करने लग पड़े? देखो क्या है, अभी आपने क्या किया, एक सॉलिड स्फीयर को था ऐसे जमीन पे फेंका, कितनी वेलोसिटी से? v नॉट की वेलोसिटी, यानी उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी थी? v नॉट थी। क्या आपने इसको घुमाया? नहीं सर, घुमाया नहीं, आपने सिर्फ इसको फेंका, घुमाया नहीं, ओमेगा नहीं था। यानी कि इनिशियली एंगुलर स्पीड क्या थी? इनिशियली उसके पास कोई भी एंगुलर स्पीड नहीं थी सर, इनिशियली उसके पास कोई भी एंगुलर स्पीड नहीं थी, ठीक है भाई साहब। उसके पास इनिशियली क्या थी? सिर्फ सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी, ट्रांसलेशन वेलोसिटी थी उसके पास, एंगुलर वेलोसिटी उसके पास कोई भी। तो होगा क्या, जैसे ही आप फेंकोगे तो ये बॉडी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्लाइड करेगी। अगर ये बॉडी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्लाइड करेगी तो क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन? क्योंकि स्लाइड कर रही है भाई, रोल तो कर नहीं रही, ओमेगा तो है ही नहीं, स्लाइड कर रही है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा सर? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगा, ये तो पीछे की तरफ लगा, तो ये क्या करेगा? इस वेलोसिटी को बढ़ाएगा कि कम करेगा? सर फोर्स बैकवर्ड लग रही है, फोर्स बैकवर्ड लग रही है वेलोसिटी के, तो रिटार्ड करेगा ना। आप खुद सोचो, अगर आप आगे भाग रहे हो, आपके फोर्स पीछे लगाए, पीछे की डायरेक्शन में कोई, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। तो ये जो वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, वो क्या करेगी? अब घटेगी। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स लगी, तो देखोगे इस एक्सिस के अबाउट इस फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क आएगा। देखो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट, देखो इसका टॉर्क आ रहा होगा। देखो सर आ रहा है, ये फोर्स हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, तो टॉर्क आ रहा है। तो ये जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या करेगी? टॉर्क पैदा करेगी और बॉडी को ऐसे घुमाएगी। कैसे? ऐसे तो घुमा सकती है, कैसे घुमाएगी? क्लॉकवाइज सेंस में। तो जब आपने फेंका था तब तो बॉडी के पास कुछ भी एंगुलर वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन क्योंकि जैसे ही आपने फेंका उसके ऊपर पीछे क्या लगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। उस काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या आ गया? टॉर्क आ गया। टॉर्क की वजह से क्या आने लग पड़ेगा? धीरे धीरे उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी डेवलप होने लगती। लेकिन सर उसमें अगर धीरे धीरे एंगुलर वेलोसिटी डेवलप हो रही है, लेकिन उसकी जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी वो लगातार घट भी रही है, तो होगा क्या सर? ये जो v नॉट है ये कम होता रहेगा और एंगुलर स्पीड बढ़ती रहेगी। और एक टाइम ऐसा होगा कि v नॉट बढ़ते बढ़ते और एंगुलर स्पीड घटते घटते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो बॉडी है, जो बॉडी है अपने पास, ये क्या करने लग पड़ेगी? प्योर लॉक करने लग पड़ेगी। अब इसकी v नॉट घट के कुछ v हो जाएगी और इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा बराबर 0 से कुछ ओमेगा हो जाएगी। भाई इसकी जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी वो घट के कुछ v हो जाएगी, मान लेते हैं बाद में, ठीक है ना, जब ये प्योर रोल करने लग पड़ा। और इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? 0, अब क्या हो गई? ओमेगा हो गई। अब यहां पर ये प्योर रोल करने लग पड़ा, रेडियस r है, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर क्या हो जाएगा? v बराबर ओमेगा। यानी इस जगह पर ये प्योर रोल करने लग पड़ा। तो कि सर बीच में प्योर रोल कर रहा होगा? नहीं भाई, बीच में क्यों प्योर रोल कर रहा होगा? प्योर रोल तो यहां से करना शुरू हुआ, तो बीच में वो प्योर रोल नहीं कर रहा होगा कहीं पर। अगर मैं बीच की सिचुएशन बनाऊं तो बीच में वो प्योर रोल कहीं पर भी कर रहा होगा। चीज क्लियर है कि नहीं? बीच में वो कहीं पर भी प्योर रोल
नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर बीच में प्योर रोल नहीं कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा सर? प्योर रोल का मतलब होता है नो स्लिपिंग। अगर प्योर रोल नहीं कर रहा इसका मतलब स्लिपिंग, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा सर? काइनेटिक। यानी कि सर इसका मतलब यह हुआ कि स्टार्टिंग में तो जब आपने फेंका था काइनेटिक फ्रिक्शन लगा तो लगा ही था, लेकिन यहां से लेकर जब तक वो प्योर रोल नहीं करता तब तक के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया, सही समझे। यहां से लेकर इस सिचुएशन तक क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या लगेगा सर? काइनेटिक फ्रिक्शन, बिल्कुल सही, काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। सही पकड़े हो एकदम, तेज हो रहे हो, आप ही बता रहे हो, कह रहे हो तेज हो। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो हमको ये समझ आया कि यहां से लेकर यहां तक जब तक वो प्योर रोल करना नहीं शुरू कर देता है तब तक कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है? एंगुलर स्पीड डेवलप कर रहा है, ओमेगा को बढ़ा रहा है, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी को कम कर रहा है, और एक टाइम पे v बराबर क्या हो गया? ओमेगा आर हो गया। यहां पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। तो सर हमको तो यही फाइंड करना है कि ये v कितना होगा, ये तो पूछा गया है। व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर। तो एक चीज देखो, अगर आप इस p पॉइंट के अबाउट देखोगे तो बॉडी यहां से लेकर यहां तक गई है, उसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक। लेकिन इस पॉइंट p के अबाउट अगर आप देखोगे, क्या इस फ्रिक्शन का कोई भी टॉर्क आएगा यहां से लेकर यहां तक? नहीं सर, ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है? देखो इसी पॉइंट से पास कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर तो कोई भी फोर्स उसी पॉइंट से पास करे जिसके अबाउट क्या निकालना है आपको, उसका टॉर्क, तो उस फोर्स का कोई भी टॉर्क नहीं आता। तो सर इस पॉइंट P के अबाउट इस फ्रिक्शन का कोई भी टॉर्क नहीं आ रहा, कोई टॉर्क नहीं आ रहा, एक्सटर्नल फोर्स का कोई भी टॉर्क नहीं आ रहा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? फ्रिक्शन का कोई भी टॉर्क नहीं आ रहा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तो किसके अबाउट होगा? जिसके अबाउट टॉर्क नहीं आ रहा, पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं आ रहा। तो आपने जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है वो किसके अबाउट करना है? अबाउट पॉइंट। तो आपने एंगुलर मोमेंटम जो कंजर्व किया है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किया है यहां पर आपने, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपने किया है, तो किस पॉइंट के अबाउट किया है? वो आपने किया है पी पॉइंट के अबाउट। किस पॉइंट के अबाउट? पी पॉइंट के अबाउट, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किया वो पी पॉइंट के अबाउट किया है, क्योंकि पी पॉइंट के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं। तो सर कैसे करेंगे? सबसे पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिख लेंगे पी पॉइंट के अबाउट। इनिशियल तो सर सिचुएशन ये वाली है, ये इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डाल देता हूं सिचुएशन, और ये फाइनल सिचुएशन है सेकंड। बीच वाली सिचुएशन को तो रहने दो। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम जब बॉडी यहां पर है तो एंगुलर मोमेंटम क्या है सर? अभी एंगुलर मोमेंटम लिखा था बॉडी का। अगर कोई बॉडी रोल करती है तो क्या लिखते हैं? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो उसके लिए तो सर आर वेक्टर बना लो। आर वेक्टर ये हो जाएगा, आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर। लेकिन जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास लिखते थे तो एम आर क्रॉस वी होता था। अभी इनिशियल वाली कंडीशन का लिख रहे हैं यहाँ का। तो एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास एम आर क्रॉस वी। तो मैंने आपको बताया था अगर एम आर क्रॉस वी सॉल्व करना तो बेटर क्या है? एम आर परपेंडिकुलर वी ले लो। तो इस आर का ये जो इनिशियल वेक्टर है अपने पास, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसका वो कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वो तो क्या हो जाएगा सर? जाएगा एक ये, एक ये, यही तो हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? एम आर, वेलोसिटी क्या है? आर परपेंडिकुलर आर हो गया इनटू वी। इतनी चीज क्लियर है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी सर? आर वी नोट, तो आर क्रॉस वी अंदर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये तो एम आर क्रॉस वी, अब इंटू आई ओमेगा। सर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो, तो जीरो बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखना है, बॉडी अब यहां पर है, तो यहां पर देखो सेंटर ऑफ मास का क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। तो उसके लिए क्या करोगे आप? लो भाई, पहले पोजीशन वेक्टर बना दिया, ठीक है भाई साहब। चीज क्लियर है? ये फाइनल पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर? फाइनल पोजीशन वेक्टर।
तो भाई अब मैंने सेंटर ऑफ मास के एंगुलर वेलोसिटी लिखनी है, मतलब सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिखना है इस पॉइंट पी के अबाउट। तो वो क्या होता है, एम आर क्रॉस वी। अब सर एम आर क्रॉस वी का आपने बताया कि आप एम आर परपेंडिकुलर वी भी लिख सकते हो, यानी कि इस आर एफ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ये आएगा पूरा का पूरा और एक ये कंपोनेंट आएगा। तो भाई यही कंपोनेंट तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, बट ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देखो दिखाई पड़ रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। तो ये अपने पास एक तरह से क्या है, आर फाइनल वेक्टर, ये वाला दिखाई पड़ रहा है। तो दो कंपोनेंट हैं, एक तो ये आएगा हॉरिजॉन्टल वाला और एक आएगा वर्टिकल वाला। तो वर्टिकली वाले तो क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है सर, वी के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर भी क्या लिख सकता हूं, एम आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा सर, आर ही हो जाएगा अपने पास। और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी, सेंटर ऑफ मास की एम आर की। तो ये तो सर आ गया आपने एम आर क्रॉस वी लिख, यानी कि एम आर परपेंडिकुलर वी करके प्लस आई इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा। अब देखो ये फाइनल वेक्टर आर क्रॉस वी अंदर, ओमेगा भी अंदर, तो दोनों को ऐड करके लिख एम आर वी नॉट प्लस एम आर वी। अब यहां पे तो प्योर रोल कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है सर, सॉलिड स्फीयर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू वी बाय आर, क्योंकि हमको तो क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना ना, तो वी फाइंड करना है, तो ओमेगा को हटा दो। ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, वी बाय आर। देखो इस आर से ये आर चला गया, एक आर, और ये बचा हुआ आर, और ये आर चला गया, एम 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 चला गया। तो देखो अपने पास क्या आया सर, अपने पास क्या आया, क्या आया अपने पास आया वी नॉट बराबर वी प्लस 2/5 वी। वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/5 वी। तो वी कितना निकल के आ गया, 5 वी नॉट बाय, समझ आया। इस तरीके से करते हैं आंसर। अगर वी आ गया तो ओमेगा तो निकाल ही लोगे, ओमेगा क्या हो जाएगा, वी बाय आर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 वी नॉट बाय 7 आर। ठीक है, 5 वी नॉट बाय 7 आर। ये टिपिकली टफ क्वेश्चनों में आता है, टिपिकली टफ क्वेश्चनों में आता है, बहुत नेग्लिजिबल चांस है इसके आने के, लेकिन बेटा आ गया और आपने कर दिया, तबाही मचा दी। मैं कहता हूं घर पे आके अपने आप को पार्टी दे लेना, समोसा पार्टी, पैटी पार्टी, जो मर्जी पेपर देने के बाद, और एक कोने में जाके नाच लेना, ठीक है ना। और अगर आपने बाकी क्वेश्चंस कर दिए होंगे सही सही, कि अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर पा रहे हो तो इसका मतलब बाकी क्वेश्चन के ऑलरेडी कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आप समझ लो बेटा, आप बार सरकारी मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना। चलो भाई साहब, अपना लास्ट टॉपिक आज का, देखो पढ़ाया था लाइनें मारी हुई हैं, तो लास्ट टॉपिक अपना आज का क्या है भाई साहब, तो हटाई दे, बता फिर से बताना ना उसी तरीके, तब पढ़ा के हटे हैं अभी। लास्ट टॉपिक क्या है अपना आज का, फोर्स, फोर्स, फोर्स नहीं, टॉपलिंग। लास्ट टॉपिक अपना आज का टॉपलिंग, टॉपलिंग क्या है सर, टॉपलिंग क्या है, क्या है टॉपलिंग, पहले टॉपलिंग समझो। टॉपलिंग का मतलब होता है लुढ़कना। क्या होता है, लुढ़कना। कैसे सर लुढ़कना, जैसे ये अपने पास एक बोतल है मेरे हाथ पे रखी हुई, चल नहीं रही अभी, मस्त रखी हुई है, मैं क्या कर रहा हूं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं इस पेन से, और मैं कोशिश कर रहा हूं बराबर फोर्स लगा रहा हूं हर बारी। अभी मैंने पेन से फोर्स उसके बॉटम पे लगाई, जैसे जैसे मैं फोर्स क्या कर रहा हूं, ऊपर लेके जा रहा हूं, जैसे जैसे फोर्स को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, वैसे वैसे इसकी टॉपल करने की यानी लुढ़कने की टेंडेंसी बढ़ रही है, और एक टाइम के बाद बॉडी लुढ़क गई। समझ लग रही बात, फोर्स मैं उतनी लगा रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर लेके जा रहा हूं वैसे वैसे इसको लुढ़कने की टेंडेंसी बढ़ रही है, और एक टाइम पे ये लुढ़क गई, लुढ़क गई, लुढ़क गई, ठीक है ना। समझ लग रही बात। तो अपने को ये समझ आया कि जो बॉडी है अगर वो टॉपल करती है यानी लुढ़कती है, तो उसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, एक तो फोर्स, तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ। जब मैंने फोर्स बॉटम पे लगाई थी तो नहीं लुढ़क रही, जैसे जैसे मैं ऊपर लेके गया वैसे ही कि लुढ़कने की टेंडेंसी बढ़ने लग पड़ी और लुढ़क गई। समझ लग रही। तो बेसिकली जो अपने पास टॉपलिंग है वो फोर्स पे तो डिपेंड करती है, साथ में इस पे भी डिपेंड करती है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, कहां पर आपने फोर्स को लगाया है बॉडी। तो अभी आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड ए है, क्यूब है ना भाई, साइड क्या है ए, यानी हर साइड ए की होगी,
उसके मैंने टॉप पर फोर्स लगाई है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास एम एट साइड ए इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, रफ सरफेस, फाइंड मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड सो दैट इट डज नॉट टॉपल। पूछा क्या गया है कि मैं इसके टॉप पर मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा सकता हूं कि ये टॉपल ना करे। जैसे अपने पास ये अब ये थोड़ी ना कि अगर मैं इसके टॉप के ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगाऊंगा गिरी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने 0 से फोर्स स्टार्ट करी, मैंने 1 न्यूटन की लगाई नहीं गिर रही, 2 न्यूटन की लगाई नहीं गिर रही, 3 न्यूटन की लगाई नहीं टॉपल कर रही, 4 न्यूटन की नहीं, 5 की कराई नहीं कर रही, 6 की लगाई नहीं कर रही, जैसे थोड़ी सी बढ़ाई कर गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6 न्यूटन है वो मैक्सिमम फोर्स है, ये बॉडी झेल सकती है बिना टॉपल करे। समझ लग रही है बात? 6 न्यूटन क्या है, मैक्सिमम फोर्स है, ये बॉडी झेल सकती है बिना टॉपल करे। तो अपने को भी बताना है कि ये बॉडी कितनी मैक्सिमम फोर्स झेल सकती है, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी जो मैंने टॉप पर लगाई है और ये बॉडी टॉपल ना करे। क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक चीज और गिवन है, अब हो सकता था कि आपने जब फोर्स लगाई हो तो बॉडी खिसक जाए, लेकिन फ्रिक्शन इतना सफिशियंट है कि बॉडी स्लाइड नहीं कर रही, यानी कि देयर इज नो स्लाइडिंग। अगर बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है, ठीक है ना, तो कौन स्लाइड ना करने से बचा रहा होगा? सर फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? कौन सा फ्रिक्शन आएगा जो बचाएगा? सर जब बॉडी स्लाइड नहीं करती है, जब बॉडी स्लाइड नहीं करती है, कौन सा फ्रिक्शन आता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन आता है? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो भाई साहब फोर्स आपने ऐसे लगाई, बॉडी स्लाइड नहीं करी, ट्रांसलेट नहीं करी, रुकी हुई है। अपने को बस क्या देखना है कि मैक्सिमम फोर्स कितनी लगाई जाए कि ये बॉडी लुढ़के ना, टॉपल ना करे। अब क्योंकि स्लाइड नहीं कर रही तो अपने पास कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। नीचे स्टैटिक फ्रिक्शन। चीज क्लियर है कि नहीं? ये बॉडी का मान लो क्या है अपने पास, बॉडी का सेंटर। चीज क्लियर है कि नहीं? अब ये वाली जो फोर्स है वो कितनी ऊंचाई पर लग रही है सेंटर ऑफ मास से? सर ये लग रही है a/2 की ऊंचाई पर, a/2 की। ये फ्रिक्शन फोर्स कितनी नीचाई पर लग रही है सर? ये सर सेंटर ऑफ मास से a/2 की, टोटल लेंथ अगर a है साइड की, तो ये फोर्स a/2 की ऊंचाई पर लग रही है। फोर्स नहीं। अब एक चीज बताना मुझे, टॉपल करने का मतलब क्या है? लुढ़क गया। टॉपल ना करने का मतलब क्या है? कि वो इक्विलिब्रियम में। कौन से इक्विलिब्रियम में? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। किसमें? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कोई बॉडी अगर टॉपल नहीं कर रही है, जैसे मैंने क्या बोला, ये है, ट्रांसलेट कर रही नहीं कर रही उसको हटाओ, सिर्फ ये देखना है ये बॉडी लुढ़क रही है कि नहीं लुढ़क। ये जो बॉडी है ये लुढ़क नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, यानी नेट टॉर्क क्या है? जीरो है, यानी टॉर्क बैलेंस है। नेट टॉर्क क्या है? जीरो है। समझ लग रही बात? तो यही पूछा गया है कि आप यहां पर मैक्सिमम फोर्स कितनी लगा सकते हो कि इस बॉडी का रोटेशन इक्विलिब्रियम ना टूटे, ये बॉडी रोटेशन इक्विलिब्रियम में ही, क्या बोलो, टॉपल ना करे। समझ लग रही बात क्या है? तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम आप फोर्स एफ कितनी लगा सकते हो कि ये बॉडी किसमें रहे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो ऑलरेडी है क्योंकि दे रखा कि बॉडी स्लाइड नहीं कर रही। तो आपसे पूछा क्या गया कि मैक्सिमम एफ फोर्स आप कितनी लगा सकते हो कि ये बॉडी रोटेशन इक्विलिब्रियम में भी रहे, नेट टॉर्क। तो अभी मान लेते हैं कि ये बॉडी क्या है? रोटेशन इक्विलिब्रियम, रोटेशन इक्विलिब्रियम। लेकिन सर देख के तो नहीं लग रहा। क्यों सर, क्यों नहीं देख के लग रहा? क्योंकि सर हमको पता है, इतना तो हमको पता है, हम बुड़बक थोड़ी ना है। हमको पता है सर mg जाएगा वो तो सेंटर ऑफ मास से जाएगा। तो अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट देखूं जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करी, mg का तो कोई टॉर्क नहीं, उसी से पास करी। लेकिन सर ये जो ऊपर वाली फोर्स है, जो ऊपर वाली फोर्स है, ऊपर जो टॉप पे लगाई है, उसका तो टॉर्क आएगा। सर उसका टॉर्क कैसे आएगा? ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगी बॉडी को क्लॉकवाइज, और जो नीचे फ्रिक्शन है वो भी बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो सर आप कैसे बोल रहे हो कि बॉडी रोटेशन इक्विलिब्रियम में? चक्कर में है ना। मैं किस में? चक्कर में भाई साहब। बोल तो लड़का सही रहा है, mg का कोई टॉर्क नहीं। ये जो फोर्स है बॉडी को ऐसे लुढ़काना चाहती है क्लॉकवाइज, ये फ्रिक्शन फोर्स भी बॉडी को क्लॉकवाइज ही लुढ़काना चाहती है। भाई बॉडी तो लुढ़केगी लुढ़केगी, लेकिन
बॉडी लुढ़क नहीं रही है, बॉडी लुढ़क नहीं रही है, यानी कि इस फोर्स के टॉर्क को और इस फ्रिक्शन के टॉर्क को कोई तो बैलेंस कर रहा होगा। अब वो बैलेंस कौन कर सकता है? सर mg तो कर नहीं सकता, क्योंकि mg तो खुद सेंटर ऑफ मास से पास करता है, उसका टॉर्क तो जीरो है। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है जो कि बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है, फ्रिक्शन फोर्स भी, देखो इस फोर्स का टॉर्क किधर आएगा? अंदर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स का भी टॉर्क किधर जा रहा है? अंदर। यानी इन दोनों का टॉर्क एड अप हो रहा है, कैंसिल तो नहीं हो रहा। तो इन दोनों का टॉर्क अगर एड अप हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब बॉडी लुढ़केगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोल रहा हूं बॉडी नहीं लुढ़क रही है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो बॉडी को लुढ़कने से बचा रही होगी। कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो बॉडी को लुढ़कने से बचा रही होगी। तो सर वो होगी तो होगी क्या? एक फोर्स बची है। सर कौन सी? क्या बात कर रहे हो सर? नॉर्मल तो सेंटर ऑफ मास से पास करता है, हमको तो पता है। बेटा अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सारे कैसे ऑब्जेक्ट होते थे? पॉइंट साइज। हम लोग उसमें शेप एंड साइज को कंसीडर नहीं करते थे। तो नॉर्मल हमेशा हम लोग कहां से पास कर देते थे? सेंटर ऑफ मास। लेकिन नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास करे ऐसी कोई भी जरूरी नहीं। यहां पर क्या करेगा? नॉर्मल अपने आप को शिफ्ट करेगा। किधर शिफ्ट करेगा सर? राइट हैंड साइड। तो नॉर्मल पता क्या करेगा? अपने आप को शिफ्ट करेगा। इस बार नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से ना पास होके अपने आप को शिफ्ट करेगा कुछ। कितना? मान लो कुछ उसने एक्स शिफ्ट किया, और उसने अपने आप को जैसे ही एक्स शिफ्ट किया, तो एक्स शिफ्ट करने से इस नॉर्मल का, देखो इस नॉर्मल का इस एक्सिस के अबाउट, नॉर्मल का इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क किधर आ रहा है? देखो नॉर्मल कैसे घुमाने की कोशिश करेगा बॉडी को? ऐसे। भाई ये फोर्स ऐसे क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन फोर्स भी क्लॉकवाइज। तो नॉर्मल किधर घुमाने की कोशिश कर रहा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका टॉर्क बाहर की तरफ, और इस फोर्स और फ्रिक्शन का टॉर्क अंदर की तरफ। तो इस फोर्स का भी टॉर्क अंदर की तरफ, फ्रिक्शन का भी टॉर्क अंदर की तरफ। तो नॉर्मल जानबूझ के किधर शिफ्ट हो रहा है? राइट हैंड साइड की तरफ, ताकि इसका टॉर्क किधर है? बाहर की तरफ। और जैसे नॉर्मल इतना शिफ्ट हो गया, समझो कुछ एक्स शिफ्ट हो गया, कि नॉर्मल के टॉर्क ने इन दोनों के टॉर्क को बैलेंस कर दिया, तो बॉडी क्यों लुढ़केगी? क्यों लुढ़केगी बॉडी? नहीं लुढ़केगी, ये टॉपल। ठीक है। तो यानी कि हुआ क्या कि फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट कितना है सर? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू ए बाई टू, अंदर की तरफ। फ्रिक्शन का टॉर्क सर इसी एक्सिस के अबाउट, याली एक्सिस के अबाउट कितना होगा सर? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए बाई टू। अब मैंने दोनों को एड अप इसलिए लिखा है, मैंने दोनों को ऐड इसलिए किया है क्योंकि सर इस फोर्स का भी टॉर्क अंदर, फ्रिक्शन का भी टॉर्क अंदर, दोनों क्लॉकवाइज ही तो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं बॉडी को। इसको कौन बैलेंस कर दे रहा है सर? नॉर्मल शिफ्ट होकर बैलेंस कर दे रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है। कैसे? नॉर्मल इधर आ गया, ठीक है। नॉर्मल ये हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया एक्सिस से सर? एक्स हो गया। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है भाई साहब। अब हमको पता है कि सर बॉडी का मोशन कोई वर्टिकल डायरेक्शन में तो है नहीं, तो नॉर्मल होगा किसके बराबर? mg के बराबर। इतनी चीज क्लियर है? दूसरा, दूसरा क्या है सर? बॉडी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है, स्लाइड तो कर नहीं रही। अगर स्लाइड नहीं कर रही तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? ये स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर ही होगी। तो यहाँ पे F इंटू ए बाई टू प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या लिख सकता हूँ? F इंटू ए बाई टू बराबर नॉर्मल को क्या लिख सकता हूँ? mg टू x। इतना क्लियर है? तो F इंटू ए बाई टू प्लस F इंटू ए बाई टू कितना बन जाएगा अपने पास? FA। भाई F इंटू ए बाई टू प्लस F इंटू ए बाई टू कितना हो जाएगा? FA। तो ये आ जाएगा अपने पास F इंटू ए बेटा एक्सेलरेशन नहीं है, साइड है, ठीक है। F इंटू ए बाई टू प्लस F इंटू ए बाई टू, FA इज इक्वल टू mg x। x कितना आ गया? नॉर्मल को कितना शिफ्ट होना पड़ा सर? नॉर्मल को शिफ्ट होना पड़ा FA बाय m। नॉर्मल को कितना शिफ्ट होना पड़ा? FA बाय mg। क्या क्लियर है? नॉर्मल को इतना शिफ्ट होना पड़ा कि बॉडी टॉपल ना करे। कितना शिफ्ट होना पड़ा? FA बाय mg। सर ये पूछा था क्या आपने कि नॉर्मल कितना शिफ्ट होगा? नहीं, मैंने पूछा था मैक्सिमम फोर्स कितनी लगा सकते हैं बॉडी टॉपल ना करे। अब सर नॉर्मल को शिफ्ट होना पड़ा x, जो कि कितना निकल गया है? FA बाय mg। हमें तो मैक्सिमम फोर्स निकालनी है। तो एक चीज बताओ, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे नॉर्मल को शिफ्ट होता रहना पड़ेगा, ऐसे ऐसे दूर दूर, क्योंकि जैसे जैसे नॉर्मल शिफ्ट होगा वैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, ये टॉर्क बढ़ेगा और टॉर्क बैलेंस होता रहेगा। ठीक है ना? समझ पा रहे हो? फिर से खुद सोचो, अगर आप f की वैल्यू बढ़ाओगे तो
ये चीज बढ़ रही होगी, ठीक है ना, ये चीज बढ़ रही होगी और ये चीज भी बढ़ रही होगी क्योंकि एफ एफ एस के बराबर है, ये चीज भी बढ़ रही होगी। तो अगर ये चीज बढ़ रही है तो नॉर्मल तो फिक्स है, उसकी वैल्यू तो फिक्स है mg, ये वैल्यू वाइज तो नहीं बढ़ रहा। तो अगर इस चीज को इसके बराबर होना तो x को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब नॉर्मल शिफ्ट होता चला जा रहा होगा। तो आपने सर पूछा है मेरे से मैक्सिमम, तो सर मैक्सिमम फोर्स अपने को क्या होगी बेटा जब नॉर्मल शिफ्ट करते करते यहां तक पहुंच, क्या बेटा इसके आगे नॉर्मल शिफ्ट कर सकता है क्या, बॉडी के बाहर जा सकता है क्या नॉर्मल, नहीं जा सकता। तो इसका मतलब जब नॉर्मल यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तब जो उतना टाइम फोर्स लग रही होगी वही मैक्सिमम फोर्स है जिस पे बॉडी टॉपल नहीं। अब आपने फोर्स और बढ़ा दोगे, अब नॉर्मल बाहर तो जा नहीं सकता, तो इसका मतलब बॉडी टॉपल कर, समझ लग रही है बात। आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हो वैसे वैसे नॉर्मल शिफ्ट होता चला जा रहा है सेंटर से दूर राइट हैंड साइड की तरफ। और मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकता है सर, एज तक। मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकता है सर, एज तक। अगर आप उसके आगे भी फोर्स बढ़ा दोगे तो नॉर्मल शिफ्ट ही नहीं हो सकता बचाने के लिए, टॉपल होने से बचाने के लिए और शिफ्ट हो ही नहीं सकता, फिर तो बॉडी टॉपल ही कर जाएगी ना। इसका मतलब हमको क्या समझ आया, क्या मतलब हमको ये समझ आया, क्या समझ आया सर, पहले इसको तो हटा देते हैं जो मैंने समझाने के लिए किया। इसका मतलब हमको ये समझ आया कि एक्स तो आ गया कि नॉर्मल कितना शिफ्ट होगा एफ ए बाई एम जी, लेकिन ये जो एक्स है ना, यानी कि जो नॉर्मल शिफ्ट कर रहा है, ये जो एक्स है ये a बाई 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। a बाई 2 क्या है सर, एज की दूरी, एज से ज्यादा दूर थोड़ी ना नॉर्मल जा सकता है भाई, नॉर्मल कितना जा सकता है, यहीं पे जा सकता है, इसके बाहर तो जा नहीं सकता। यानी जो एक्स है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, a बाई 2। यानी नॉर्मल की जो दूरी है सेंटर ऑफ मास से मैक्सिमम कितनी हो सकती है, a बाई 2। समझ लग रही है बात, इतनी चीज क्लियर है, कितनी हो सकती है, a बाई 2। यानी कि ये जो x है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू a बाई 2। एफ ए बराबर, सॉरी x की वैल्यू क्या है, एफ ए बाई एम जी बी लेस देन a बाई 2। a से कट गया तो आंसर कितना आ गया, यानी कि जब नॉर्मल एकदम एज पर होगा तभी तो मैक्सिमम फोर्स लग रही होगी, जब नॉर्मल एकदम एज पर होगा तभी तो मैक्सिमम फोर्स वाला केस होगा अपने पास। और वो मैक्सिमम फोर्स कितनी आएगी अपने पास, mg बाय, समझ लग रही है बात, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। यानी कि नॉर्मल मैक्सिमम कितना जा सकता है, एज तक जा सकता है, तो मैक्सिमम फोर्स कितनी जा सकती है, mg बाय 2। यानी कि जब मैक्सिमम फोर्स इतनी होगी ना बेटा mg बाय 2, तो नॉर्मल एज पर ही होगा, यहां पे होगा नॉर्मल, बचा रहा होगा, वर्ज पे होगा टॉपल करने के लिए, लेकिन बचा हुआ है अभी भी, नॉर्मल बचाए हुए है अभी, वर्ज पर है। जब नॉर्मल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, mg बाय 2। ये वर्ज पे बचाने के, अगर आपने थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाया टॉपल कर जाएगा, लोडिंग जाएगा ऐसे करके, समझ लग रही बात। तो ये होता है अपना चैप्टर खत्म, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा बेटा, 2 बार पढ़ा दिया आज मैंने, एक तो ग्लिच आ गया था, समझ लग रही है बात, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा, आप अच्छे से क्वेश्चंस करना, मुझे लगता है सारे ही क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो नहीं बनेगा, मेरी गारंटी है। अगर आपने ढंग से कंसेप्ट पढ़े हैं सारे क्वेश्चन बनेंगे, कोई टेंशन मत लेना। अब क्योंकि रोटेशन हो गया खत्म, यही लोगों ने हवा बना रखा था, वो चैप्टर हो गया खत्म, अब तो बाकी चैप्टर सारे आसानी है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मैं भी रेस्ट करता हूँ थोड़ा, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।